अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके गुड, आवाज़ आ रही है। अच्छा, हाँ जी, लास्ट क्लास के में कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास के लेक्चर में से? एनीवन? क्या वजूहत है? ये अभी 4 बच्चे आए हैं, क्या रहे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम ये सारी चीजें देख रहे हैं फॉर्म्स के रिलेटेड, हाँ, जहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो रहा है ना कि हमें हाँ, मतलब यस और नो के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑब्वियसली जैसे क्लाइंट आता है कोई भी, हाँ, तो जैसे हम पाकिस्तानी रिटर्न्स में तो एक बड़ी एक आई थिंक क्लियर होता है, अगर वो इतना सिंप्लीफाइड रिटर्न है तो पता होता है अकाउंट्स देने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देने, डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर क्या हम ऐसा कोई लिस्ट बना लें कि जिसमें क्वेश्चंस हो, और जब फॉर इंस्टेंस कोई भी क्लाइंट आता है तो उससे ऑलरेडी ये पूछा जाए, या फिर क्लाइंट को खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर हमें उससे पूछना पड़ेगा, चाहे वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की चीजें हो या सारी ऑडिटेड अकाउंट्स या अकाउंट्स किस उस पे बेसिस पे बनने हैं। तो क्या हमें खुद ये चेकलिस्ट बनानी है, या फिर ये कहीं प्रोवाइडेड है, या फिर ये अंडरस्टूड बात है? अगर इसका मैं अपने बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ कंसल्टेंट आंसर करूं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि क्लाइंट को ईज़ पे रखा जाए। जो क्लाइंट कुछ तो होते हैं ऐसे जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं। उसमें तो बाकायदा एक अकाउंटेंट मौजूद होता है, उसे किसी न किसी हद तक चीज़ों की समझ भी होती है। वहाँ पे हम बाज़ औक़ात टैक्स के लिए, असेसमेंट के लिए टीम भी एलोकेट करते हैं। कई ने कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाई हुई है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइक कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छे ट्रेडिंग का, 4 पार्टनर मिल के ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं। नीचे एक मार्केटिंग का बंदा है और बस एक ट्रेडिंग के अकाउंट्स का उन्हें पता ही कोई नहीं है। वो रिलाई करती हैं मुकम्मल तौर पे कंसल्टेंट पे। अब अगर मैं उससे जाके ये पूछूं कि आपने क्वालिफाइंग फ्री जोन बनना है या नहीं बनना, तो वो कहेगा भाई आपको जो समझ में आता है कर दें। और अगर कोई बंदा बीइंग कंसल्टेंट, बीइंग प्रैक्टिशनर या बीइंग एन अकाउंटेंट जो जॉब कर रहा हो, हमारा काम है लोगों के काम को आसान बनाना। उनसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करके टेक्निकल टर्म समझाना, उनको ये उनके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर होता है कि आप उसके अकाउंट्स उठाएं, उसके डॉक्यूमेंट देखें और खुद असेसमेंट करें, बजाय इसके कि आप क्लाइंट से इस तरह की चेक लिस्ट लेते रहें। तो ये तमाम चीज़ें आपको अगर करनी है, क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, मिसाल के तौर पे मैं अभी क्या करता हूँ, जो छोटे क्लाइंट से जिनका रेवेन्यू 3 मिलियन dirham से कम है, उनके लिए मैं सिंपल से कुछ क्वेश्चन वैसे पूछ लिया करता था कि मुझे ये बताएं आपका आने वाले सालों में कोई लॉस होने का तो खतरा नहीं है, या इस आपको कोई उसकी वजह ये है, या इस साल आप लॉस में तो नहीं है, ये तो मैं खुद देख लेता हूँ कि वो कहीं लॉस में ना हो। अगर वो लॉस में है तो मैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम नहीं करूंगा, ताकि अगले साल लॉस का फायदा उठाया जा सके। आने वाले सालों में आपकी इनकम 3 मिलियन dirham से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन। फिर खुद उसको असेस कर लेता हूँ कि क्या ये क्वालिफाइंग फ्री जोन, अगर क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन का मैंने देखना है वो बनता है या नहीं बनता। खुद उसके अकाउंट्स उठाऊंगा, उसकी एक्टिविटी देखूंगा, क्वालिफाइंग एक्टिविटी है, एक्सक्लूडेड एक्टिविटी है, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बन सकता है या नहीं बन सकता। अल्टीमेटली उसको कुछ ना कुछ चीज़ें बना के उनसे हम पेपर पे साइन लाजमी ले लेते हैं, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर आप उनको देंगे ना, तो देखें, इस हद तक सिंपल होना चाहिए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। और बेहतर ये है कि जितना सिंपल रख सकें, जितना आसान उन्हें रख सकें, जितना उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, उतना करें। ठीक है। कोई सर रेडीमेड चेक से? सर जी। कोई क्वेश्चनेयर की अगर कोई कॉपी अगर आपके पास है तो वो प्लीज शेयर कीजिएगा। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट एक सेपरेट सर्विस है जो कुछ लोग, बड़ी कंपनी लेती हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया नहीं जा सकता। उसकी वजह पता है क्या है? ये आप जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है ना, इसमें से 90% चीज़ें आपको खुद
असेस करनी होंगी। मिसाल के तौर पे ट्रेड लाइसेंस देख के आपको पता चल जाएगा मेनलैंड है या फ्री जोन है। उसके अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपको पता चल जाएगा उसका रेवेन्यू कितना है। तो ये वाले जो फैसले हैं ये क्वेश्चन रेज से नहीं हो सकते, आप खुद इन तमाम चीज़ों की बेसिस पे असेस करते हैं। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना पॉसिबल भी नहीं है। अब एक सर ये मेनलैंड अभी कंपनी है, जो आप उस पे गाइड आया है, सॉरी सर आप बात कर रहे थे, जी जी सर। नहीं, नहीं, आप बोलें प्लीज़। सर ये जो अभी इन्होंने गाइड निकाला है FTNA 2024 का, मुझे उसका एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मैं उसको देख रही थी तो उसमें भी काफी हद तक जैसे आप समझाते आ रहे हैं ना दिखा के स्टेप वाइज, तो उसके अंदर भी काफी हेल्प आउट तो हो रही हैं चीजें, अगर उस डॉक्यूमेंट को भी ठीक से देखा जाए तो वो भी काफी हेल्पफुल है। हम्म। अच्छा, बीच में शायद की आवाज़ कट गई थी और शायद मेरी भी थोड़ी सी डिस्ट्रॉशन हो, थोड़ा सा नेट आहिस्ता है इधर। कारपोरेट FTA वक्तन फवक्तन कारपोरेट टैक्स गाइड निकालता है। FBAT की गाइड हो गई, कारपोरेट टैक्स गाइड हो गई, ट्रांसफर प्राइसिंग गाइड हो गई। ये गाइड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये अच्छी समरी होती है। और ये भी अगर आप पढ़ लें, फ़र्ज़ करें कि आप नोट्स बना रहे हैं या इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स गाइड पढ़ लें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग गाइड कर लें, ये बड़े अच्छे अंदाज में लिखी हुई होती है, यूज़फुल डॉक्यूमेंट होती है। हाँ, डिटेल में नहीं होती इतनी। अब हर चीज़ की गाइड है। अब स्मॉल बिजनेस रिलीफ की सेपरेट गाइड मौजूद है, उसमें उसको मजीद डिटेल में लेके गए हैं। क्वालिफाइंग ग्रुप, उसकी सेपरेट एक गाइड मौजूद है, उसको डिटेल में उन्होंने एग्जाम्पल के साथ तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो गाइड हर टॉपिक की मौजूद है। ठीक है, कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का? किसी और का कोई क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड? सर ये एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाई नहीं होती। मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी हमें खुद ही बनानी पड़ती हैं उनकी बुक कीपिंग वगैरह को देख के। तो उसमें से हमें ये जब बनाते हुए हम लोग इसको नज़र में रखते हैं कि इसकी कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। अकाउंट्स बनाते वक्त तो देखें, अकाउंट तो ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाने चाहिए, ठीक है, एथिकली। और टैक्स असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं। यानी बुक कीपिंग करते वक्त अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर बेसिस पे होनी चाहिए। उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि टैक्स कैसे रिड्यूस होगा। टैक्स तो उसकी जो कंडीशन है, जो प्रिंसिपल है, उसकी बेसिस पे होंगे ना। अकाउंट्स को आप मैनिपुलेट करके तो टैक्स नहीं बचा सकते। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई मजेदार क्वेश्चन नहीं मिला मुझे अभी तक। सर जी। सर हमने जो ये क्वालिफाइंग ग्रुप वाली बात की थी, उसमें अगर हम्म, लेस देन 2 इयर्स में अगर आप एसेट कोई सेल कर देता है कंपनी बी, तो हम्म, उसका फिर टैक्स इम्पैक्ट हमने ये बताया कि कंपनी ए जो है वो देगी फेयर मार्केट वैल्यू जो उस वक्त उस एसेट की थी। हम्म। तो इसका कंपनी बी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कंपनी बी क्या अपने अकाउंट्स में उसको फिर अकॉर्डिंगली चेंज करेगी? ए तो फिर वो टैक्स देगा, लेकिन बी का जो एक्सपेंडिचर हुआ था या बी को कोई उसका रिलीफ या कोई इस तरह का उसकी काउंटर एंट्री क्या होगी बी में? हाँ जी। अच्छा, कंपनी ए ने एक चीज जो 200 dirham की मार्केट वैल्यू की थी, जी वो बेची कंपनी बी को। अच्छा, जी अब सवाल ये है कि लेकिन वो कंपनी ए की बुक्स में आ रही थी 100 की, तो क्वालिफाइंग ग्रुप रिलीफ के अंडर वो 100 dirham के आगे ट्रांसफर हो गई। कंपनी ए जी की बुक्स में 100 की थी, अब कंपनी बी की बुक्स में 100 की नजर आ रही है। ठीक है, फॉर टैक्स पर्पज। राइट। अच्छा, अब होगा क्या? अब आगे कंपनी बी ने 1 साल के बाद, 2 साल से पहले पहले वो हम्म। बाहर बेच दी ग्रुप से 300 dirham की। जी
क्या कंडीशन होगी? पहली कंपनी ए के लिए ये होगी कि 100 दरम टैक्स उसने देना होगा। पहले 100 दरम की उसने आगे सेल की थी, हम ये एज्यूम कर रहे थे ना कि ये चीज कंपनी ए से कंपनी बी को 100 की ट्रांसफर हुई है एज इट इज नेट बुक वैल्यू पे। जी अब क्या होगी? 100 के बजाय 200 की ट्रांसफर हुई है। कितना जी गेन आ गया कंपनी ए को? 100 100 दरम। अब कंपनी बी को देखें, कंपनी बी की बुक्स में पहले 100 की नजर आ रही थी, अब 200 की नजर आएगी। कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी बी को असल में? 300 की चीज बिकी, उसको 100 का सर प्रॉफिट हुआ। 100 का हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसे कंपनी बी को रिलीफ मिल गया। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिस वक्त अगर 2 साल से पहले पहले अगर एक और चीज भी आ जाए, मिसाल के तौर पे जो कंपनी ए की 75% होल्डिंग है कंपनी बी की, कंपनी बी में वो खत्म हो जाए, तब भी ये रिलीफ खत्म हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सर हमने कल एक और भी, थैंक यू सर, मैं समझ गया। इसमें सर कल हमने एक और भी पढ़ा था, ए टू बी, बी टू सी, फिर ए टू डी, डी टू सी। तो उसमें बेसिकली अल्टीमेटली ए जो है वो आई थिंक सी को होल्ड कर रही थी, 75% बन जाती है उसकी। बाकी जो ये बीच में सर ये जो इंटरमीडियरी कंपनीज थी, तो ये बेसिकली क्यों इस तरह मास्किंग की जाती है? मतलब इसका क्या वजह थी? डायरेक्ट भी तो होल्डिंग हो सकती थी, तो इस तरह ये एसोसिएट कंपनीज को मल्टीपल लेयर्स में क्यों लेके जाया जाता है नॉर्मली सर? ये अगर काइंडली बता सकें। डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। ठीक है, कंपनी ए लाइक बाज़ औक़ात तो अदर देन, ज़रूरी नहीं है कि वाली चीज़ें इंटेंशनल हो, अदर देन अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं कि कंपनी ए ने अपना प्लान बनाया बिजनेस पर्पज़ के लिए, उसने कुछ शेयर कंपनी बी के लिए, कुछ कंपनी डी के लिए, और बी और डी फर्दर कंपनी सी के शेयर लेके बैठी हुई थी। उसके बाद फ़र्ज़ करें उसे इंटरमीडिएट पे इतना एतबार नहीं है, ठीक है, सही। तब किया जा सकता है। इसके बाद एक और चीज़ ये हो सकती है कि इस तरह की लेयर्स अदर देन क्वालिफाइंग ग्रुप बताऊं टैक्स से बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक दुबई की कंपनी अगर डायरेक्टली बर्मुदियन कंपनी को होल्ड कर रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो वाया पाकिस्तानी कंपनी अगर उसे होल्ड कर रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। नॉर्मली सर ये फिर यही रीजन होता है कि या तो टैक्स जो इम्पैक्ट आ रहा है इसलिए विद कि इन द जो कंट्री उसने विद इन द क्वालिफाइंग। कंट्री विद इन द कंट्री उन्होंने टैक्स की एक प्रोविजन बना दी है, बट जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकली ऐसे कितना ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, ये लेकिन सब होता भी है, नॉर्मल सर। होता भी है। ठीक है, हाँ, ग्रोथ में ऐसे किया जाता है। सही मिसाल के सही। तौर पे एक कंपनी है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के नीचे एक एंटिटी है इंटरटेनमेंट की, इंटरटेनमेंट के नीचे 4 एंटिटीज हैं, एक होटलिंग की है, एक। ठीक है, तो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। नॉर्मली सर ये देखा गया है कि शायद जो सब ये बीच में जो इंटरमीडियरीज या होल्डिंग कंपनीज बनाई जाती हैं वो टैक्स हेवन्स जो होती हैं वहां पर बनाई जाती है, और वहां से जो है बेसिकली बेनिफिट को या टैक्स अवॉइडेंस के चक्कर में बनाया जाता है। हाँ, लेकिन उसकी अब मुख्तलिफ मुल्कों में एंटी एब्यूज़ ऑफ लॉ में उसे ले गए हैं। मिसाल के तौर पे यूएई ने, हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि यूएई ने इसको काउंटर करने के लिए अच्छे लॉज बनाए हुए हैं। यानी इस तरह की जो बाईपास एंटिटीज होती हैं, इनके इम्पैक्ट जी। को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की हुई है। एंटी अवॉइडेंस, एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ बनाया हुआ हाँ जी, बिल्कुल। है। राइट सर मिसाल राइट। के तौर पे वो अल्टीमेट एंटिटी भी देखते हैं कि वो कहाँ पे वाक़ई है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन एल्स? सर एक और छोटा सा सवाल था। हमने सर वो एमएनईज की बात की थी, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। उसमें हमने मिनिमम ग्लोबल टैक्स की बात की थी 15% वाली। तो उसमें सर ये बता सकते हैं कि ये जो ग्लोबल टैक्स है वो कहाँ लगेगा? मतलब अगर एक एंटिटी है उसके मल्टीपल कंट्रीज में उसका वो है अपना ब्रांचेस हैं या उसकी होल्डिंग्स हैं, तो वो फिर कौन से कंट्री में 15% मिनिमम टैक्स देगा? ये तवज्जो जो से सर आपने सुनिएगा बेप्स प्लीज की बात आज। की थी ना, अच्छा, अपने बेस नाम मुझे बेस बता इरोजन देंगे एंड प्लीज? प्रॉफिट शिफ्टिंग की। आपका आईफोन नजर आता है, आपका नाम बता देंगे प्लीज? सर सुहेल, सुहेल सर, मेरा नाम सुहेल है सर। ओके, सोहेल, देखें आज क्लास में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं,
राइट ठीक सर। है, मुझे निकाल के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो कम, बट ये है कि अच्छे क्वेश्चन वाले हैं। मैं जी इसको सर। ज़रा अपनी सबके लिए एक चाहे वो बोर भी हो रहे हों, थोड़ा एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। जी सर। तो क्वेश्चन है कि मल्टीनेशनल एमएनईज, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस 15% है तो टैक्स कहाँ पे लगाया जाएगा? पॉइंट नंबर 1, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जो एक ग्लोबल बॉडी है, वो कहती है हर मुल्क ने 15% टैक्स लगाना है ऑन मल्टीनेशनल एंटिटी। पॉइंट नंबर हर 1, मुल्क में? हर मुल्क में मिनिमम 15% होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिलर 2, ठीक है, सर हुआ ये था कि वो एक्शन 13 है, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्होंने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर शिफ्टिंग। को काउंटर करने के लिए रूल बनाए थे, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकायदा एक इन्होंने रूल बनाए ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। जी इसके सर। अलावा इन्होंने मल्टीनेशनल एंटिटीज के लिए ये रूल बनाया कि हर मुल्क मिनिमम 15% टैक्स लगाएगा। बहरीन में कोई टैक्स नहीं है अदर देन वैट, वैट 15% है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जिनका 750 मिलियन दिरहम से ज्यादा, 750 मिलियन बहरीनियन दिनार से ज्यादा के रेवेन्यू है, उन्होंने उस पर 15% टैक्स लगाया टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ OECD। ओके, पाकिस्तान में इन चीजों का नहीं पता होता लोगों को। उसकी वजह यह है कि वहां पे टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम 15% की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मेट है। अच्छा, अब मल्टीनेशनल एंटिटी होती क्या है? मल्टीनेशनल एंटिटी एक ऐसी ग्रुप को कहा जाता है जिसका रेवेन्यू मिनिमम 3.15 बिलियन होना चाहिए, 3.15 बिलियन दरम। ठीक है, 3 अरब 15 करोड़ दरम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही हो। एक से ज्यादा मुल्कों में आप कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा प्रिंसिपल, उसके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बन रहे हो। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का पता है ना सबको, जो फाइनेंशियल जो सीए एसीसीए के उनको आइडिया होगा। जो एक होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे सब्सिडीज हैं, वहां पे हमेशा ग्रुप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनने थे लेकिन एक सब्सिडी के नहीं बने, होता यह है कि देखें, एक कंपनी ए है, उसने कंपनी बी को होल्ड किया हुआ है, साथ ही उसने कंपनी सी को होल्ड किया हुआ है, साथ ही उसने कंपनी डी को होल्ड किया हुआ है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ऐसे केस में कंपनी ए एक तो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकाउंट बनाती है कि कंपनी ए की ये परफॉर्मेंस है, कंपनी बी की ये है, कंपनी सी की ये है, कंपनी डी की ये है। एक एज अ ग्रुप बनाया जाता है कि अगर इन चारों को एक यूनिट तस्वर किया जाए तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी होगी। लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात फर्ज करें कि एक कंपनी ई भी थी, ए बी सी डी ने तो ज्वाइंट ग्रुप बना लिए, कंपनी ए कंपनी ई को भी होल्ड करती है, लेकिन कंपनी ई बड़ी छोटी सी कंपनी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको अकाउंट में नहीं शामिल किया जाता। वो कहते हैं भाई ये बड़ी छोटी सी एंटिटी है, इसको हम शामिल करके क्या करेंगे, उसको निकाल दिया जाता है। अगर किसी एंटिटी को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि उसका वॉल्यूम बहुत छोटा था, तब भी वो मल्टीनेशनल एंटिटी का हिस्सा तस्वर होगी। ठीक है, उसके बाद कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या ब्रांच आपको पता है हमेशा मेन एंटिटी का हिस्सा होती है। ये है मल्टीनेशनल एंटिटी की डेफिनेशन। और हर मुल्क में मल्टीनेशनल एंटिटी, अगर ऐसे कोई भी एंटिटी मौजूद है, उस पे जो मिनिमम टैक्स होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम आपने बताया था? सोहेल सर, लेकिन सर ग्लोबल मिनिमम टैक्स बेसिकली जो मैं थोड़ा बहुत अंदाजा कर पा रहा हूँ, ग्लोबल से मतलब सर ये नहीं है कि ओवरऑल उस कंपनी का जो टर्नओवर होगा, मतलब जिस तरह आपने अभी बात की बिलियंस में, जिस तरह यूएई का कुछ है एक क्वांटम, वो है एक थ्रेशोल्ड है, तो वो अगर एक ग्लोबल कंपनी है जो यूएई की रेजिडेंट है और उसकी ग्लोबल सोर्स इनकम जो है या ग्लोबल रेवेन्यू इस थ्रेशोल्ड को जब क्रॉस करेगा तो वो सिर्फ यूएई में 15% टैक्स देगा। इसलिए कि काफी ये जो इनकी सर ब्रांचेस होती हैं टैक्स हेवंस में होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर ये एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है, उसका पीई कोई नहीं है, तो वो पाकिस्तान में रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है और बिलियंस ऑफ देखिए, रुपीज का अगर जनरेट रेवेन्यू, कर रही है, मैं लेकिन इसको जरा टैक्स नहीं दे रही सर। सोहेल लिसन, अगर एक कंपनी है ही सिर्फ यूएई में जी और सर। कहीं है ही नहीं, उसका रेवेन्यू 3.15 बिलियन से ऊपर जाता है, स्टिल इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। जी सर, वो तो है ही नहीं ना। ठीक है, वो है ही नहीं। दूसरे ममालिक से उसकी एक्सपोर्ट की सूरत में फार्म आ रही है, एक्सपोर्ट की सूरत में इनकम आ रही है, स्टिल दैट इज नॉट
अ पार्ट ऑफ एमएनई। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज होने के लिए आपका डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस होना, डिफरेंट कंट्रीज में कंपनीज होना वो भी ज़रूरी है, और आपका रेवेन्यू भी 3.15 बिलियन से ऊपर होना लाजमी है। अगेन मैं आपका क्वेश्चन अगर आप डिफरेंट है तो प्लीज़ क्लियर कर दें। तो इसका मतलब ये है कि सर यूएई में रजिस्टर्ड कंपनी है जो मल्टी एमएनई है और उसकी ब्रांचेस ग्लोबली हैं, और जब वो कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएगा तो कंसोलिडेटेड अकाउंट के अंदर अगर वो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा तो वो सिर्फ अच्छा और वो सिर्फ यहाँ पर यूएई में टैक्स देगा 15%, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है बेप्स में। इसलिए कि सर ये पिलर 1 जो अप्रोच है, ये तो सर पिलर 2 है ना ग्लोबल मिनिमम। पिलर 1 तो एक ये कहता है कि सेकंड, जहां से वो तो ज्यादा आपकी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वहां वो टैक्स देगा। अच्छा ये इसका मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन बाकी जो रूल्स है ना वो एज इट इज स्टैंड करते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के रूल्स एज इट इज स्टैंड करते हैं। अच्छा सर। ठीक ठीक है, सर। इसके ठीक अलावा सर। यूएई का मिनिस्ट्रियल डिसीजन 97 है आई थिंक, उसको भी देख लीजिएगा। 97 सर। हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट 97। जी सर। इसका तो ठीक है। अगर हम मेन पॉइंट देखें तो ये तो मेन डिस्करेज कर रहा है ना कि प्रॉफिट शिफ्टिंग, इस वजह से कि आपने जो है वो टैक्स इवेजन करना है। तो बेसिकली अगर यूएई में तो इसका तो 15% होगा ना, कि जब एमएनई ग्रुप के अंदर प्रॉफिट शिफ्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे 9% टैक्स है, बाकी सब जगहों से कम है। तो जहां बिल्कुल पर फॉर बिल्कुल। इंस्टेंस वो कर इस इंटेंशन से रहे हैं वहां पर 9%, तो फिर उनको डिफरेंस देना पड़ेगा, लाइक 15% यस उनको दे, फिर 9 वो ऑलरेडी दे रहे हैं और वो डिफरेंस दे। यस। नहीं मैं नहीं समझा, टोटल 15% देंगे? मैं जी आपका सर। क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रही हूँ कि इसका अगर हम मेन मोटिव ही देख लें कि ये क्यों डिस्करेज किया जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट शिफ्टिंग, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली। अगर एक एमएनई है वो करेंगे ही इस वजह से यूएई में क्योंकि वहां पे टैक्स कम है। तो बेसिकली उस चीज को डिस्करेज करने के लिए बोल दिया कि अगर आपका टैक्स ही यूएई में बन रहा है और यूएई में तो आपका 9% है, तो वो 15% ऑटोमेटिकली होगा ही यूएई में, बाकी जगह तो हायर देन 15% होगा, तो वहां तो उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल। सोहेल मुझे इसके हवाले से जो आपका रेफरेंस वगैरह है पिलर 1 का वो मुझे दीजिएगा, ठीक है? मैं सर आपको पूरी ओईसीडी गाइडलाइंस का जो मेरे पास पीडीएफ है वो आपको इंशाल्लाह सेंड नहीं करता हूँ वो तो सर। मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने पढ़ा भी था किसी ज़माने में जब जी आया सर। था नया नया। तो उसी में है सर हाँ, पिलर 1 और पिलर 2। ठीक है मैं उसको चेक कर लेता हूँ। जी सर। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, द प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा आगे चलते हैं हम। ऑडिट ओपिनियन वाली बात हो गई, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑडिटर, व्हाट इज द ऑडिटर कॉर्पोरेट टैक्स टीआरएन, ये हम पढ़ चुके थे। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल डिस्कस हो गया था। इसके बाद हम आ गए थे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ये फोर्थ taxable person realized any capital gain or loss during the tax period. I think we have already discussed that. Second, does the taxable person account for investment under the equity method of accounting? 116 हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद क्या अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप से कोई इनकम आ रही है, हम उसको डिस्कस। अच्छा यहां पे हम रुकते हैं। Accounting net profit derived from unincorporated partnership that are treated as a separate taxable person या accounting net losses, ये वाली चीज unincorporated partnership के हवाले से तो सबको समझ आ गई है, राइट? अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप क्या होता है? इसकी इनकम पाकिस्तान में जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यूएई में इसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये आपकी अपनी इनकम है, ठीक है? जो पार्टनरशिप से आई है दैट इज टैक्सेबल इन यूर हैंड्स। ओके, अच्छा इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे हम जरा देखते हैं। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि gain on the transfer, sale, or other disposal of an interest in an unincorporated partnership which meets the condition of the participation exemption. इसमें एक वर्ड आपको नहीं समझ आया होगा, वो है पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन। इसको हम इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े से टाइम तक डिस्कस करते हैं कि
पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन क्या होती है। इसके आगे चलते हैं। लॉसेस अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है, इस पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन के वर्ड को जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये वाली 2 लाइंस क्लियर होंगी। उसके आगे लिखा हुआ है द टैक्सेबल पर्सन रिकॉग्नाइज एनी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल नॉट सब्सिक्वेंटली बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसे गेन या लॉसेस आपने रखे हैं अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, that will not subsequently be recognized in the income statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादातर ये वाली चीज़ मेंशन की जाती है, लाइक इसके एग्जांपल ले लें, कुछ चीज़ें जो ओसीआई में जाती हैं और दोबारा वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट नहीं की जाती, वो इसमें आ जाएंगी। ये ओसीआई प्रॉफिट एंड लॉस, ये अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं फिर तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ओसीआई में लेके जाते हैं और उसके बाद उन्हें बाकायदा उन्हें पी एंड एल के थ्रू रूट नहीं किया जाता, वो दोबारा कभी भी आपके इनकम स्टेटमेंट में नज़र नहीं आती। तो ये वाली क्लास डालने की वजह क्या है, हम जो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओसीआई जब आपने किसी भी क्लाइंट की टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, आपने फिगर कहाँ से उठाना है, पी एंड एल में जो फिगर आ रहा होता है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी भी हम कैलकुलेशन अभी थोड़े से टाइम तक देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उन गेन और लॉसेस का आपसे रिपोर्ट मांग ली है 2 लाइन में, ऐसे गेन और लॉसेस जो सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट नहीं होने, जो सब्सिक्वेंटली ओसीआई में नहीं नजर आने। इसकी सर कोई एग्जांपल देंगे आप? रिवैल्यूएशन सरप्लस की क्या ट्रीटमेंट होती है? मुझे अकाउंट थोड़े से बल्कि काफ़ी हद तक फूले हुए हैं। रीवैल्यूएशन पाकिस्तान में तो ये होती है कि आपने फिक्स एसेट की जो है वो वैल्यूएशन करवानी होती है और उसकी एक एडजस्टमेंट बना ली जाती है कैपिटल में, और उसमें ये नहीं, क्या दिखाया जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस आप कहाँ पे लेके जाती हैं, ओसीआई में या पी एंड एल में? उसका जो है वो हम लोग तो इक्विटी में उसका इफेक्ट लेके जाते हैं, और दूसरा इफेक्ट जो है वो हाँ, जा रहा होता है उसमें बेसिक में। फिक्स एसेट शेड्यूल में। हम्म। अच्छा, मेरे ख्याल से इसकी एक रिवैल्यूएशन सरप्लस की एग्जांपल दी जा सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएफआरएस भूले हुए हैं मुझे, लेकिन आई थिंक ये एक अच्छी एग्जांपल बन सकती है। उसको पी एंड एल के थ्रू हम रूट नहीं कर रहे होते, वो जो आपने रिवैल्यूएशन गेन होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का गेन, वो सीधा ओसीआई में चला जाता है, पी एंड एल में नहीं नजर आता। ओके, सर आई इसकी अंडरस्टैंड। ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं ना कि अगर एक लैंड की वैल्यूएशन बढ़ गई है तो अब तो सिर्फ हमने इसको रिवैल्यूएशन किया है तो वो ओसीआई में जाएगा। अब जब तक उसका रियलाइज नहीं हो रहा तो तब तक वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। लाइक फॉर इंस्टेंस अब जितने टाइम तक वो सेल नहीं हो रही और उसका गेन रियलाइज नहीं हो रहा तब तक तो वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। देखें, ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें आप अगर और से देखें, ऐसी चीज़ जिसने फ्यूचर में कभी इनकम स्टेटमेंट में आना ही ना हो, जो लेटर ऑन कभी भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। यानी आपने 500 दिरहम कमाए, वो सीधा ओसीआई में गए और ओसीआई से आपकी रिटेन्ड अर्निंग में चले गए। अब कभी भी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हिस्सा बन रही है, पी एंड एल का हिस्सा बन रही है, तो वो तो लेटर ऑन आपकी स्टेटमेंट में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसको मैं मजीद देखूंगा क्योंकि मैं इसकी कोई आपको अच्छी एग्जांपल नहीं दे सका, ठीक है। आईएएस ये वाली चीज़ आईएएस 16 है इसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला। है, लेकिन बहरहाल मैंने ये देखना है कि क्या वहाँ पे जो ओसीआई में चीज़ जारी होती है वो पी एंड एल में कभी शो ना हो रही हो, ठीक।
सर इसमें फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल आ सकती है? बैलेंस शीट के आगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट उसमें लिखा होता है ऊपर कि ये गेन और लॉसेस। जी सॉरी, अभी आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी सर इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की फिर एग्जांपल आ सकती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ओसीआई में एफवी ओसीआई की आ सकती हैं, ऐसे जिनको हम फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं और ओसीआई में रख रहे हैं, डेफिनेटली उनकी एग्जांपल आ सकती है। ठीक है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो नहीं है अकाउंट्स फील्ड से, उन्होंने सिंपली अकाउंट्स उठाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पेज होगा, उसके ऊपर लिखा होता है, हेडिंग दी होती है नॉर्मली कि गेन्स विल नॉट सब्सिक्वेंटली बी रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। वहां से उठा के डाल देने। उसके आगे लिखा हुआ है ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स। ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट क्या होता है? मैंने आपको क्वालिफाइंग पी एंड एल वगैरह का बताया था। क्वालिफाइंग फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वालिफाइंग इंटेंजिबल्स क्या होते हैं। जी सर, वो जो आपने बताया था कि इंटेंजिबल जिसकी भी ट्रीटमेंट ट्रेडमार्क की तरह होगी तो वो क्वालिफाइंग होगा, ऐसा इसी का पूछ रहे हैं? देखिए, क्वालिफाइंग होता क्या है, क्वालिफाइंग ये ट्रांजिशनल रूल है क्या? थोड़ा सा बात हम इस पे पहले भी कर चुके हैं। मैंने एक बिल्डिंग ली थी 2010 में, 1000 दरम की ली थी। आज उसकी वैल्यू मैं बेचता हूं तो वो 10 लाख दरम है। अब ये जो इतना ज्यादा प्रॉफिट है जो इतनी ज्यादा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, ये कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद तो नहीं बढ़ी। ये इसका ज्यादा हिस्सा ऐसा होगा जो उस वक्त बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है जब कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आया था, जबकि कुछ वैल्यू तब की है जब कॉर्पोरेट टैक्स आ चुके हैं। हमने अगर आज उस बिल्डिंग को बेचते हैं तो हमें उस वैल्यू पे टैक्स नहीं देना जो उस टाइम बढ़ी है, उस टाइम इंक्रीज हुई है जिस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था। ये वाला पॉइंट समझ गए सोहेल एंड वजाहत काशिफ? सर अगर थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, ये थोड़ा मिस हो गया सर। ओके, समाज फरमाए दोबारा हम। ठीक है। सुने, एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के, मैं इसको थोड़ा टपाने के चक्रों में था लेकिन मैं आपको जरा तसल्ली से एक्सप्लेन करता हूँ। सन 2000 में कॉर्पोरेट टैक्स कब आया है? दो पहला टैक्स ईयर आपका जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है से वो है 1 जनवरी 2024 से। आपने एक बिल्डिंग ली थी जून 2000 में 1 लाख दरम की। 1 जनवरी 2024 को उसकी वैल्यू थी 3 लाख दरम, मार्केट वैल्यू थी। 31 दिसंबर 2024 को उसकी वैल्यू थी एडी 4 लाख दरम और आपने 4 लाख दरम की बेच दी। अच्छा, अब मुझे बताएं, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बताना बड़ा आसान है, ये क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स लगने से एंड इन अकाउंट्स ठीक है, दो कंडीशन है। पहली बात, वो कॉर्पोरेट टैक्स की इंट्रोडक्शन से पहले ली गई हो, अभी कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई ना हो वो तब ली गई हो, लाइक ये सन 2000 में ली गई है। पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन भी मीट करता हो, यानी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो क्या होती है? इससे पहले मुझे आप ये बताएं, वजाहत अली काटी साहब, सर ये बताएं कि अगर ये 4 लाख दरम की सेल हुई है, कितना प्रॉफिट है, इसने कितना प्रॉफिट कमाया है? सर 3 लाख। 3 लाख दरम कमाया है। अच्छा, इधर 1 मिनट रुक जाएं। उनके लिए भी एक छोटी सी लाइन, थोड़ा सा 2 लाइनें बोल देता हूँ जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है। हमारे यहाँ
अकाउंट्स में चीज़ों को दिखाने के दो मॉडल हो सकते हैं। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, दूसरा मॉडल है जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, या तो ये होगा कि ये प्रॉपर्टी सन 2000 में अगर आपने 1 लाख दिरहम की खरीदी थी, तो आज भी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, अकाउंट्स उठा के देखेंगे, हिसाब किताब का रजिस्टर उठा के देखेंगे, उसमें 1 लाख की नजर आ रही होगी। या ये होगा कि हर साल जब अकाउंट्स बनाएंगे आप उसको उसकी मार्केट वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। अगर फेयर वैल्यू पे आप उसे लेके जा रहे हैं, आप मुझे ये बताएं आपके अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 1 जनवरी 2024 को, इसे एक दिन पहले कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2023 को जब अकाउंट्स बनाए थे, आपने उसको रीवैल्यू किया होगा 1 लाख के बजाय 3 लाख दिरहम। अब आपके अकाउंट्स में ये चीज 1 जनवरी 2024 को 3 लाख दिरहम की नजर आ रही थी, 1 लाख दिरहम की नहीं नजर आ रही थी। ऐसे केस में कितना प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट्स एज पर यूर अकाउंट्स? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, तो इसमें तो मसला नहीं है। जब ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रही है तब प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है ये वाली चीज जब साल शुरू हुआ था, कॉर्पोरेट टैक्स शुरू हुआ था, कॉर्पोरेट टैक्स जिस साल पे लगना है उस साल के शुरू में 3 लाख की थी और साल के आखिर में 4 लाख की थी। लिहाजा ये जो 1 लाख दिरहम उसने कमाया है, ये उस पीरियड में कमाया लगाया है जब कॉर्पोरेट टैक्स वाजिबुल अदा हो चुका था। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स एक्टिव था। लेकिन अगर ये कॉस्ट मॉडल पे है, फिर आपने प्रॉफिट कमाया है 3 लाख, फिर आपने प्रॉफिट कमाया है 3 लाख, और ये 3 लाख दिरहम सारा इस पीरियड से सन 2024 से रिलेट नहीं करता। ये सन 2000 से लेके 2023 से 2024, ये तकरीबन 24 साल से रिलेट करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको अगर टैक्स वाले भाई कहें आप इस 3 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स दें, आप उसे कहेंगे भाई कॉर्पोरेट टैक्स तो 2024 में आया है, मैं प्रॉफिट के उस हिस्से पे टैक्स क्यों दूं जो कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेशन से पहले पहले लगता है। ऐसे केस में ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे एसेट, ऐसे इंटेंजिबल, ऐसे तमाम फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटीज को हम कहते हैं क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्वालिफाइंग टेंजिबल एसेट, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल एसेट, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, यानी एक वो उस वक्त से मौजूद हों जब कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पहले पहले खरीदे गए हों। सेकंड, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। अब ये जो 3 लाख दिरहम है ना, आपने इस पे टैक्स नहीं देना। आपको उन्होंने ऑप्शन दे दिया, इलेक्शन का ऑप्शन दे दिया, जो हमने इलेक्शन वाले सेकंड फॉर्म में चूज भी किया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वालिफाइंग एसेट मौजूद है या क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है, हम उस पर मुकम्मल टैक्स नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू एट ईयर एंड माइनस फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड, हम उसको माइनस करके जो हमारा हिस्सा उस पीरियड से रिलेट करता है जब कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका था, हम सिर्फ उस पर टैक्स देंगे। ठीक है, तो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 1 जनवरी 2024 वाली माइनस करेंगे ना? बिल्कुल। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, इसकी अकाउंटेंसी में हम लोग जो है वो गेन हमारा वो 3 लाख गिनेंगे या यहाँ पे जो है वो 1 लाख ही दिखाएंगे? सर देखें, अकाउंटिंग के लिहाज से अकाउंटिंग एक सेपरेट चीज़ है। उसमें अगर आप हिस्टोरिकल मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपने हिस्टोरिकल मॉडल के मुताबिक 3 लाख ग्राम का प्रॉफिट दिखाना है। हम एडजस्टमेंट, आप इस तरह ये वाला जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, इसमें अगर ऊपर चले जाऊं, इसके ऊपर फॉर्म देखें कौन सा है, फोर्थ फॉर्म है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जेम्प्ट इनकम। हम करने क्या लगे हैं, इसको अगर हम ज़रा गौर से देखिएगा, हमने किया ये कि हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट कहाँ से शुरू हो रहा है। इसका ज़रा स्टार्ट देखिएगा, अकाउंटिंग इनकम फॉर द टैक्स पीरियड। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा हुआ है उसमें आपकी कितनी इनकम थी। इसके बाद हम उसमें प्लस माइनस कर रहे हैं, यानी हमने अकाउंटिंग स्केजुअल जो इससे थर्ड फॉर्म था ना, उसमें अकाउंटिंग स्केजुअल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी। इस फॉर्म में हम क्या करने लगे हैं, हम एडजस्टमेंट करके टैक्स प्रॉफिट पे पहुंच रहे हैं। एक प्रॉफिट अकाउंटिंग के लिए आपने बना के रखा हुआ है, एक टैक्स वाले भाई को दिखाने के लिए रखा हुआ है।
इस फॉर्म में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम टैक्स पीरियड पे पहुंच सकें। अब ये जो ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट है, ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट से मुराद क्या है? ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जो पीरियड पहले कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, अब कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है, तो फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेट टैक्स टू कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड को मैनेज कैसे किया जाए, उसको एक फेज से दूसरे फेज में कैसे लाया जाए। ठीक है, ये ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट से मुराद है। ठीक है, क्या इस साल कोई आपके पास क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल एसेट, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल लायबिलिटी था या नहीं? अगर आप उसे यस करेंगे ना, ठीक है, आप उसे यस करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा हाँ जी बताएं, क्या आपने कोई क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इस साल बेची है? अगर बेची है तो क्या उसमें क्या गेन या लॉस हुआ था, उसको हमने इधर एडजस्ट करना है। सर एक सवाल करना था जी सर। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें सर जो हम बेच रहे हैं, जब वो तो जाहिर है जब हम बेच रहे हैं तो उसका सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो उसकी जो वैल्यू है वो अवेलेबल है 4 लाख। लेकिन एक साल पहले जब कॉर्पोरेट टैक्स आया था तो उस वक्त क्या वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की जिसको हम इससे माइनस करेंगे, वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? इसलिए कि जिस तरह अब कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया है तो इसके साथ शेड्यूल्स भी आएंगे, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी आएंगी, लेकिन पिछले साल का हम कैसे निकालेंगे? इसलिए कि पाकिस्तान में जिस तरह हर साल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है तो मुझे पिछले साल का पता है, मैं निकाल सकता हूँ। इसमें हम कैसे निकालेंगे ये जो 3 लाख है? एक तो सर ये काइंडली बताइएगा कि इसमें हम कैसे निकालेंगे इस 3 लाख को। और दूसरा सर, ये अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एक बंदे ने अगर चूज किया हुआ है कंपनी ने, तो वो कब तक इसको कैरी ऑन कर सकती है? मतलब वो चेंज कर सकती है हिस्टोरिकल से फेयर मार्केट फेयर वैल्यू मॉडल पे आ सकती है? ये सर 2 बातें काइंडली बता दीजिएगा। हाँ, एज पर देखें ये अकाउंटिंग से रिलेटेड ज़्यादा है। हाँ, अकाउंटिंग से कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे आया जा सकता है, लेकिन ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी और ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगी। ठीक है, यानी आपने शुरू से पहले दिन से तमाम कैलकुलेशन दोबारा करनी होगी। ठीक है। ओके, ये तो बहुत ठीक है, मुश्किल और काम है। हाँ जी, अब उसका फिर तरीका निकाला जाता है। उसका तरीका पता है कि आपने अगर अकाउंट्स कभी बनाए होंगे तो आपको जी सर। आइडिया होगा कि हम कंपैरेटिव दिखा रहे होते हैं, इस साल के भी पिछले साल के भी। हम जी सर। उसमें एडजस्टमेंट कितनी करते हैं, हम जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है ना, उसको जी चेंज सर। कर देते हैं और बता देते हैं इतना इम्पैक्ट पड़ा है। राइट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था कि उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। सपोर्टिंग के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू स्टिल एक बड़ी जजमेंटल चीज़ है। जी सर। अगर उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह के रूल्स मौजूद है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे पाकिस्तान में एक FBR वैल्यू यूज होती है, हम्म। यूएई में रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कुछ वैल्यूज मौजूद है। रेरा वो अथॉरिटी है जो रियल एस्टेट से डील करती है, उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगेन इसके हवाले से अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन मेरी नज़र से नहीं गुजरी, वल्लाह आलम उन्होंने इशू ही नहीं की हुई। हम्म। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इशू नहीं की हुई। हाँ, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो। ठीक है, आई डोंट थिंक वैसे कि उन्होंने कोई इशू की हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, इंटेंजिबल एसेट के लिए भी सेम रूल्स हैं। इसके नीचे आपको क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट भी नजर आ रहे होंगे। यस सर। इसलिए कि सर अगर हम किसी वेबसाइट से, जिस तरह पाकिस्तान में ज़मीन.com है, वहीं से वहाँ से लेते थे FBR का ये आने से पहले वैल्यूएशन से, तो वो लीगल ग्राउंड उसका कुछ था नहीं, लीगल बैकिंग नहीं थी, तो वो अपील्स में या ट्रिब्यूनल स्टेज पे वो टिकते नहीं थे जो भी आपने असेसमेंट की होती थी। तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें अभी कोई इस तरह के हम्म, रूल मौजूद नहीं है। अभी तो हम उस स्टेज से गुजरे ही नहीं है ना, अभी तो हमने ऑडिट वगैरह हम्म, एक्सपीरियंस नहीं किया इसमें। ठीक है, जी तो सर। इसमें जी। देखिए आप क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट है उसकी क्या वैल्यू निकालेंगे, या क्वालिफाइंग हम्म, फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट, अगर वो लिस्टेड है फिर तो उसकी प्राइस मिल ही जाएगी। लेकिन हम्म, बेसिकली मैंने जो आपको टैक्स लाभ बता दिया उसमें रूल यही है। जी सर। ठीक है। जी। अच्छा, एक और बात इधर नोट कर लीजिएगा प्लीज। जी। रिलेटेड पार्टीज और कनेक्टेड पर्संस, काशिफ एंड सलमान, रिलेटेड पार्टीज एंड कनेक्टेड पर्सन ऐसे लोग होते हैं, लाइक कोई डायरेक्टर है, कोई पार्टनर है। एक बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि भाई मैं पार्टनर हूँ कंपनी में, क्या मैं अपनी सैलरी डिडक्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है? कौन डिटरमिन करेगा मार्केट वैल्यू कितनी है? मैं अभी तक क्लाइंट्स को भी यही कह रहा हूँ कि भाई आपको जो समझ में आता है मैक्सिमम लगा सकते हैं लगाएं, उतनी सैलरी का हिस्सा अपने आप का डिडक्ट कर लिया करें।
ठीक है। हाँ, ये है कि वो ऐसी ना हो कि बिल्कुल अगले बंदे को देखते ही पता चले कि यार ये तो मुकम्मल तौर पे ज्यादा ही लंबी ठहर गई। बहुत ठीक है, ज्यादा एग्जेजरेटेड है अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के बिल्कुल प्रॉफिट कम करने के चक्कर में। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सर देख मेरा एक सकते हैं। क्वेश्चन था। जी। हम्म। सर मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आई थिंक वो क्लियर नहीं हुआ था, नेट का भी इशू था। अभी जैसे आपने ये बताया कि एक प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट करती है हम्म। 4 साल पहले के, जब फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, राइट? अब हम्म। वहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अब मैंने उस साल में भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया, उसके सेकेंड ईयर में भी नहीं, थर्ड ईयर में भी नहीं, अब फोर्थ ईयर में मैंने जाके किया है। तो अब हम्म। उसमें से मैं एक्सक्लूड करूंगी 4 साल जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से पहले के थे, फिर उसके बाद के 4 इयर्स के गेन पे तो टैक्स देना पड़ेगा ना? ओके, इनका एक क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें कि मैंने प्रॉपर्टी, आप एज्यूम कर लें, अभी का क्वेश्चन आई थिंक ये बनता है कि आज 2024 नहीं है बल्कि 2028 है, राइट अभी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल इनका ये है कि प्रॉपर्टी ली गई थी 2020 में, ये 2028 है। अब मैं कौन सा फिगर माइनस करूंगी? आपने वो वाला फिगर माइनस करना है जो कॉर्पोरेट टैक्स जिस डेट पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आपके पहले पीरियड का पहला दिन था, जब आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगा, जो आपके पहले पीरियड का पहला दिन था। ठीक है। अगर कोई भी गेन आपने ड्यूरिंग दैट पीरियड कमाया है, उन 4 सालों के दौरान कमाया है जब कॉर्पोरेट टैक्स लग चुका था, तो वो तमाम पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन मैं इधर बताऊं, इधर ये प्लीज सुन लीजिएगा कि ये वाला जो इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया है ना, इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखें ये जो बॉक्स ओपन हुआ, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गेन्स ऑन इलेक्टेड, कहाँ पे, या मैं जरा आपको जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ वो लाइन है द टैक्स, हाँ ये डिस्पोजल वाली, ये वाली, ये लाइन उन्होंने पूछा है कि क्या टैक्सेबल पर्सन ने इस साल कोई क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है? डिस्पोज ऑफ का क्यों मुझसे पूछा है? तवज्जो से सुनिएगा प्लीज। उन्होंने डिस्पोज ऑफ का क्यों पूछा है? आपको याद होगा इलेक्शन वाली स्टेज पे जब हम इलेक्ट कर रहे थे, हमने एक ऑप्शन इलेक्ट किया था कि मैं तो टैक्स तब दूंगा जब गेन और लॉस रियलाइज होगा। याद आया अभी? यस सर। उन्होंने डिस्पोज ऑफ का जिक्र इसलिए किया, अगर फर्ज करें कि मैंने वो ना चूज किया होता ना, इन्होंने मुझसे डिस्पोजल का भी नहीं पूछना था। इन्होंने मुझसे पूछना था भाई बताएं उसकी वैल्यू कितनी है साल के आखिर में और साल के शुरू में। ठीक है, पहले साल से उसका टैक्स लगना शुरू हो जाता अनरियलाइज बेसिस पे। लेकिन अब मैंने रियलाइज बेसिस चूज कर लिया है, तो अब सिर्फ तब लगेगा जब वो डिस्पोज ऑफ होगा, और कितने पीरियड के लिए? जब से कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। जी सर, जैसे आपने पहले ही बताया था कि ये रेलेवेंट ही हमारा कॉस्ट मॉडल के लिए है, फेयर वैल्यू के लिए तो इसका कोई काम नहीं। हाँ ठीक है, सॉरी, आई मिस दैट। ओके, एनीवन एल्स, जी, जहां तक किसी का कोई मेरा क्वेश्चन? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सेंटेक्स है, लेकिन एक बंदा है, उसने अगर जैसे पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले, अब तो खैर बराबर हो गया हुआ है, वो रखते थे कि अगर आप एक एसेट को, अगर आप रियल एस्टेट के एसेट को अगर आप 5 साल से ज्यादा रखते हैं अपने पास, तो उसका गेन जो है वो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस टाइप की कोई पॉलिसी है यहाँ पे भी? नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि ये बात आपने जब तमाम हम टैक्स पढ़ रहे होंगे, आपने वो याद रखना है कि टैक्सेबिलिटी किस किस पे लगती है, किसने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, एक नेचुरल पर्सन ने कब करवानी होगी, उसका 1 मिलियन दिरहम वाला जो थ्रेशोल्ड था, प्लस उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बिजनेस में आती नहीं थी, लाइक रियल एस्टेट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न आ रहा है वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आ गए हैं एग्जेम्प्ट इनकम पे। हमने किया क्या, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम इस फॉर्म पे आते हैं, इस फॉर्म को ऊपर से देखते हैं ज़रा, इसकी प्लीज़ रिवीजन देख लें। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जेम्प्ट इनकम, पहला पॉइंट था अकाउंटिंग इनकम फॉर द टैक्स पीरियड। आपने अपने अकाउंट्स बनाए कि भाई मैंने अपने हिसाब किताब के लिए, अपने समझने के लिए कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये अकाउंट्स बनाए हैं। फॉर्म नंबर 3 में आपने अपने अकाउंट्स बना लिए।
उधर से इनकम आ गई आपकी यहाँ पे, अकाउंटिंग इनकम फॉर द टैक्स पीरियड। ये वो इनकम है जो आपने अपने पास निकाली है अपने लिए। इस फॉर्म 4 में आप क्या कर रही हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे टैक्स वाले भाई नहीं मानते। आप तो कहते हैं भाई मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है, टैक्स वाले भाई कहते हैं नहीं यार ये बिजनेस का थोड़ी है, या बिजनेस का है भी तो मैं किसी लॉजिक की वजह से आपको उस पर छूट नहीं देता। कोई इनकम आपने कमाई होती है, आप कहते हैं यार ये मेरे पैसे हैं, मैंने उसे अपनी इनकम दिखाना है। लेकिन टैक्स वाले भाई कहते हैं कि हम चूंकि इस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी वजह से हम इस इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम करार देंगे, हम इस पे टैक्स नहीं देंगे, हम वो एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। हमने अकाउंटिंग इनकम से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या चीज माइनस की, हमने जो कैपिटल गेन या लॉस अनरियलाइज्ड से वो हमने नहीं लिए और रियलाइज ले लिए। ठीक है। उसके बाद हमने इक्विटी मेथड वाले, अगर कोई इक्विटी मेथड के तहत हमारे पास इनकम आ रही थी उसमें हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप से आने वाला गेन और लॉस डाल दिया। उसके बाद हमने ट्रांजिशनल पीरियड को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जेम्प्ट इनकम पे। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स वाले भाई, टैक्स वाली बहन के मुताबिक टैक्स नहीं लगता। हमने तो कमाया हुआ है, पैसे कमाए हुए हैं, अपनी इनकम में हमने उसे अपना प्रॉफिट करा दिया है, लेकिन हमारे टैक्स वाले भाई के मुताबिक उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला क्या मेंशन है, अच्छा वजाहत साहब अब आप इसमें देखेंगे, हैज द टैक्सेबल पर्सन रिसीव्ड एनी डिविडेंड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ यूएई रेजिडेंट पर्सन। डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होती है, डिविडेंड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन, जब भी आपको रेजिडेंट पर्सन से कोई डिविडेंड मिलता है, जब भी डिविडेंड पर्सन से कोई रेजिडेंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। क्यों होता है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो एग्जाम थी ना, उस वजह से ना। नहीं पर्सनल इन्वेस्टमेंट तब होता है कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी अपने नाम पे कोई शेयर ले लें। अगर कंपनी ने लिए हुए हैं, जब बिजनेस आपका बिजनेस ही होल्डिंग कंपनी का है, तो फिर तो आप बिजनेस कर रहे हैं ना, फिर तो उस पर लगेगा टैक्स। डिविडेंड की मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए रेजिडेंट कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, रेजिडेंट कंपनी ने जो डिविडेंड दिया होता है वो किस में से दिया होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसने 100 दरम कमाए, 9 दरम उसने टैक्स दिया, पीछे बचे 91 दरम, 91 दरम। वो 91 दरम उसने आपको डिविडेंड के तौर पे दे दिए। अब अगर टैक्स वाले भाई कहें यार ये जो 91 दरम है आप इस पे दोबारा टैक्स दें, डबल टैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब अगर फर्ज करें कि वो रेजिडेंट पर्सन कोई फ्री जोन, कोई क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन था, अब क्या होगा, उसने 100 दरम कमाए, उसने आपको 100 के 100 दरम दे दिए। सर अब टैक्स, डबल, अब टैक्स डबल स्टेट्स तो टैक्सेशन क्लियर नहीं हो होगा। गया। हाँ लेकिन फिर भी वजह पता है क्या है, वजह यह है कि गवर्नमेंट ने अगर फ्री जोन पर्सन को कोई एग्जेम्पशन दी है तो इसी वजह से दी है ना कि उसकी के बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, इसके बावजूद डिविडेंड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन एग्जेम्प्ट होगा। सही है सर। ठीक है, अच्छा अब डिविडेंड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन तो समझ आ गया, एग्जेम्प्ट है, उसकी लॉजिक भी आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन पे, डिविडेंड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये क्या होगा, तो यहाँ पर डबल टैक्स ट्रीटी का इम्पैक्ट देखेंगे हम। नहीं देखें, अच्छा मैं आपको एक बात सबके लिए बताऊं, आप सब जब टैक्स ट्रीटी का जिक्र करते हैं ना, मैं थोड़ा सा एक मुझे उलझन लाजमी होती है। द रीजन बीइंग, देखें टैक्स ट्रीटी में आपको नहीं पढ़ा रहा, टैक्स ट्रीटी इतनी कंट्रीज हैं, हर मुल्क के साथ हम ट्रीटी उठा के देखेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं जो आपको लॉ पढ़ा रहा हूं इसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि कोई टैक्स ट्रीटी हुई है। अगर दो मुल्क आपस में बैठ के
बात कर लेते हैं कि ये लॉ जो हमने पब्लिश किया या ये जो फैजान ने आपको पढ़ाया, इस लॉ को हम साइड पे रख के हमने आपस में ये एग्रीमेंट कर लिए, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, इससे ऊपर वाली चीज़ है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो जनरल लॉ पढ़ा रहा हूँ जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने ठीक कहा, हम वैसे तो ट्रीटी देखेंगे, लेकिन एज्यूम करें टैक्स ट्रीटी नहीं हुई, टैक्स ट्रीटी यूएई की 134 टैक्स ट्रीटीज हैं, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर किसी का बताऊं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ पढ़ाऊंगा वो जनरल होनी चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल हो कि एक नॉन रेजिडेंट से मुझे डिविडेंड मिला, उसकी क्या टैक्सेशन होनी चाहिए। और वैसे मैं अभी आपको बताऊं ये टैक्स ट्रीटी का इससे ताल्लुक भी नहीं है। एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, उसने पाकिस्तानी कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर ले लिए। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जो डिविडेंड दिया है उस पर पहले पाकिस्तान में टैक्स लग गया या नहीं? यस सर, लग गया। लग गया, ठीक है। पैसे बाहर चले गए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो अपना हिस्सा ले लिया, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। यूएई के रूल्स क्या कहते हैं, बल्कि सबसे पहले ये बताएं चलें कॉमन सेंस, जैसे डिविडेंड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से दिया जा रहा है। कॉमन सेंस बताएं क्या कहता है कि क्या नॉन रेजिडेंट पर्सन से आने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट होना चाहिए या नहीं। दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें, यूएई के गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और एंटिटी के पर्सपेक्टिव से भी। यूएई की गवर्नमेंट अज्यूम करें कि कहती है कि भाई मुझे टैक्स दो, ठीक है। एबीसी एलएलसी ये कहती है भाई मैंने जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं वो बेचारी पाकिस्तान में ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, मैं दोबारा टैक्स क्यों दूं, मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती है, डबल टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए, वो कहती है डबल टैक्सेशन का रिस्क है। यूएई की गवर्नमेंट के पास आते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो आपने टैक्स दिया था ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया है, मुझे तो हिस्सा नहीं मिला। रेजिडेंट के केस में बात और थी, वो एक रेजिडेंट कंपनी यूएई की गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी, यहां पे जो टैक्स मिल रहा है वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसके बावजूद यूएई की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम कुछ ना कुछ रिलीफ आपको लाजमी देंगे। ये तो हम नहीं कहते कि मुकम्मल इनकम अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन से डिविडेंड आएगा तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 4 कंडीशंस आपने मीट करनी है, इनफैक्ट ये 5 है। सबसे पहली है जिस मुल्क में ये सर आवाज चली गई। क्या पाकिस्तान में 9% से ज्यादा है? ज्यादा है। सर आप बरमूदा में डिस्कनेक्ट 0% है। सर आप डिस्कनेक्ट हो आपकी गए थे आवाज आवाज। चली गई थी। चलिए दोबारा बोल देता हूँ। पहली कंडीशन ये कहती है कि जिस मुल्क में रेजिडेंट होगी कंपनी उसमें मिनिमम 9% टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में 9% से ज्यादा है? आंसर इज यस, ज्यादा है। ज्यादा होता है। अगर बरमूदा में होती ना, बरमूदा वाली से कोई डिविडेंड आ रहा होता, यूएई की गवर्नमेंट ने कहना था भाई टैक्स दो, बरमूदा टैक्स फ्री, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टैक्स हेवन नहीं है, वहां पे क्या मिनिमम हेडलाइन रेट, अच्छा ये हेडलाइन रेट की बात है, मिसाल के तौर पे फर्ज करें किसी कंपनी पे पाकिस्तान में हेडलाइन रेट कितना है, 29% कंपनीज पे। जी 29 है। जी ये हेडलाइन रेट है। अब एक एंटिटी की इंडिविजुअल टैक्स ट्रीटमेंट आपने नहीं देखनी, ठीक है। हो सकता है एडजस्टमेंट के बाद उस पर कम हो या ज़्यादा हो। आपने किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को भी नहीं देखना कि इस इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन दी हुई है, आपने उसका हेडलाइन रेट देखना है। बहरेन में कितना है? बहरेन में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 0%। मल्टीनेशनल एंटिटीज के लिए कितना है? 15%। हमने वो नहीं देखना, हमने हेडलाइन रेट देखना है। 9%, 0%, ठीक है। मिनिमम 9% से ज्यादा होना चाहिए था। पहली कंडीशन मीट हो गई, पाकिस्तान में मीट हो गई।
सेकंड कंडीशन आपकी इंटेंशन होनी चाहिए फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है कि आपने किसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां से पैसे कमा रहे हैं और उसी में किसी एंटिटी ने आपको डिविडेंड भी दे दिया। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 12 महीने तक आप होल्ड करना चाहें, सही। इसके डालने की रीज़न ये थी कि बहुत सारे रिस्क मौजूद थे कि ऐसे भी हो सकता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होने का टाइम, वो कोई कंपनी आपको अपने शेयर दे दिया करे, आप डिविडेंड ले लिया करें बैरून मुल्क। 12 महीने तक की शर्त रख दी गई। उसके अलावा एक और शर्त रख दी गई, मिनिमम 5% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, या फिर तवज्जो से सुनिएगा, इट शुड नॉट बी a bypass entity। बायपास एंटिटी क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी जो दूसरी, फर्ज करें एक कंपनी बी है पाकिस्तान में बनी हुई और उसने कंपनी बी ने एक और कंपनी को होल्ड किया हुआ है और वो कंपनी बरमूदा में मौजूद है। बरमूदा एक टैक्स हेवन, बरमूदा में टैक्स नहीं है। हुआ क्या, यूएई के कंपनी को पता था कि वो अगर डायरेक्टली बरमूदियन कंपनी को होल्ड करेगी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बरमूदा में टैक्स नहीं है, पहली कंडीशन मीट नहीं हो रही। लेकिन अगर वो उसको पाकिस्तान के थ्रू रूट कर लेगी, एक स्टैंड बाय एंटिटी बीच में बना देगी, तो पॉसिबल है कि वो टैक्स से बच जाए, पाकिस्तान से आने वाली डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, इस तरह की स्टैंड बाय एंटिटी नहीं होनी चाहिए, किसी मुल्क से रूट करके, उस मकसद उसका किसी दूसरे मुल्क की एंटिटी से रूट करके टैक्स, रूट करके इनकम लाना ना हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन अगर पूरी हों तो ये जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है, जो सब्सिडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। यहाँ पे एक बार बार वो एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था कि पाकिस्तान से इनकम ट्रांसफर हुई है, तो पाकिस्तान में इसे इनकम ट्रांसफर होने के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है आजकल। है, लेकिन दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने सारे मुल्क हैं, किसी की ले लें। ठीक है, इस एग्जाम्पशन को कहते हैं पार्टिसिपेशन एग्जाम्पशन। ठीक है, हाँ जी, ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्लाइड में अभी रोक के बैठा हूँ, मेरा दिल तो है मैं आपको दूं, बट मैं इसलिए रोक के बैठा हूँ कि एक तो मेरा दिल है कि ये पूरा हो ही जाए, तब आगे चला जाए। और सेकंड ये कि कुछ मैंने एंटिटी इनमें एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप में से कोई हेल्प आउट करेगा तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने इसमें असल में कई जगहों पर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है जिनके स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, तो वो बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, तो उनके नाम मैंने किसी तरीके से छुपाने हैं। बाकी सुनाएं लेक्चर्स। आई कैन हेल्प। सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। किसी ने कुछ बोला? सर मैंने कहा कि आई कैन हेल्प यू। हाँ, थैंक यू। एंड बाकी लेक्चर समझ आ रही है, आ रहे हैं? एनी क्वेश्चन? कैसे चल रहा है, कैसे?
आपके पार्टिसिपेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है फिर भी पढ़ाने में, एंड होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। यस सर, अभी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो शायद अभी इंटरेक्शन ज्यादा होने लगी। हाँ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं कुछ बड़े अच्छे से, सोहेल के स्पेशली आज क्लास में, बाकी अबीर हो गया, वजाहत हो गए, मंजूर हुसैन हो गए, थोड़ा एक अच्छा लगता है। काशिफ चैटिंग में अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, अ, खुशी होती है। तो बस ये है प्लीज़ कि इसको जो भी आप पढ़ रहे हैं ज़ाया नहीं करना। मेरी एक बैच हो रही थी, तकरीबन सेकंड बैच का कोई लड़का था, ठीक है, जो मैंने 2023 में पढ़ाया था अक्टूबर में। तो उसने मुझे कहा बस आपसे कोर्स लिया था, इतना ही एक्सपीरियंस है यूएई टेक्स का, एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि भाई आप यूज़ करें उसे कहीं पे भी, जो पढ़ते हैं उसको कहीं ना कोई फ़ायदा तो उठाना चाहिए उससे। तो होपफुली आप सब इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। जी सर। जी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी एनी फीडबैक? सर ये आप जैसे अब कॉर्पोरेट टैक्स को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन था, लाइक आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप बताते हैं, तो आपको कितना टाइम लगा है सर? ऐसा फील होता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पर है। आई नो आप अभी 7 बैचेस पढ़ा चुके हैं सर, तो यही मैं जानना चाहती थी कि ये आपको पढ़ाने से हुआ है? क्योंकि सर काम तो जैसे आप बता रहे थे कि रिटर्न तो पहली बार अभी फाइल हुई है, तो ये अभी इतना कॉन्सेप्ट पे ग्रिप कैसे मैं पॉसिबल, लाइक इसकी बताऊँ, क्या मैं रीजन? बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने तमाम उसके गाइडलाइन, तमाम रूल एंड रेगुलेशन, हर कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्टेरियल डिसीजन, और ये आप लोगों को भी जो स्पेशली प्रैक्टिस में है ना, या जो कंसल्टेंसी है, उसमें आपकी इस पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और ये जो नॉलेज होता है ये काम आता है आपका एडवाइजरी के वक्त, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मेरे ख्याल से जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कॉर्पोरेट टैक्स को पढ़ने का, क्योंकि देखें शुरू में हम सब बराबर बराबर थे, चाहे कोई 20 साल से यूएई में रह रहा है, चाहे कोई यूएई में कभी गया ही नहीं है, सबके पास कॉर्पोरेट टैक्स की सिर्फ एक सोच थी, और वो थी थ्योरी, प्रैक्टिकल था ही नहीं। तो आप उसको ये था कि मैं उसको पढ़ता रहा, उस पर पब्लिकेशन करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे इस पे डिफरेंट जगहों पे। इसके अलावा तकरीबन उसके बाद मैंने तकरीबन 20 प्लस इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को एडवाइजरी दी कॉर्पोरेट टैक्स पर, ट्रांसफर प्राइसिंग पे, एंड कई कंपनी के स्टाफ को ट्रेन कर चुका हूँ, तो वो भी एक चीज़ फैक्टर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है क्लास, थैंक यू, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस